देखिए, जब भी हम रास्तों पे चलते हैं, हमें बहुत सारे गड्ढे दिखाई देते हैं, तो हम हमारा यूजुअल उस टाइम पे इंस्टिंक्ट क्या होता है, हम लेफ्ट से ले लेते हैं, हम राइट से ले लेते हैं, हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारा काम खत्म, हमने उसको अवॉइड कर दिया। लेकिन हम कभी क्या ये सोचते हैं, ये जो गड्ढे रोड पे हैं, इनसे कितनी फैमिलीज़ इम्पैक्ट हो रही हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे ही इंसान हैं जिनका नाम है मनोज वाधवा, उनकी पूरी फैमिली इन पॉटहोल की वजह से कितनी इम्पैक्ट हुई है। इतने सालों से वो जस्टिस की माँग कर रहे हैं, जो उन्हें अभी जस्टिस नहीं मिला है। आज वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज उनकी स्टोरी हम सुनते हैं। तो आपके साथ आपने बताया 10 फरवरी 2014 को आपके साथ एक दुर्घटना हुई और वो दुर्घटना एक फेलियर जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से आपकी फैमिली अभी तक सफ़र कर रही है। तो आप बताइए उस दिन हुआ क्या था 10 फरवरी 2014 को? देखिए, हम एक सगाई के फंक्शन से मैं मेरी वाइफ और मेरा 3 साल का बच्चा हम अपने टू व्हीलर से जो है अपने घर लौट रहे थे। नेशनल हाईवे हम फॉलो कर रहे थे उसके लिए। और बल्लभगढ़ से फरीदाबाद मेरा घर सिर्फ 8 किलोमीटर है, दूरी वाइज अगर मैं कहूँ तो। मैं ऑलमोस्ट फरीदाबाद पहुंच चुका था। बाटा मोड़ पे स्थित कहीं पे हाईवे के ऊपर ही मैं देखता हूँ कि अचानक मेरी गाड़ी स्किड करती है। और क्योंकि रोड पे कोई लाइट नहीं जल रही थी, हाईवे पे लाइटें नहीं जलती थी उस टाइम पे, और पूरा पानी भरा हुआ था, और मुझे लग रहा था दूर से कि रोड बना हुआ है, अच्छा रोड बना हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस काले पानी के नीचे जो है वो गड्ढे बने हुए थे, और वो गड्ढे मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए मौत के गड्ढे साबित हुए। और अनफॉर्चुनेटली मेरा 3 साल का हंसता खेलता हुआ बच्चा उन गड्ढों की वजह से मेरे सामने चला गया, क्योंकि किसी लापरवाह अधिकारी ने, किसी लापरवाह ठेकेदार ने उन गड्ढों को वहां पे छोड़ दिया था किसी को मारने के लिए। उस दिन मेरी किस्मत खराब थी, तो मेरे साथ ये घटना हुई। ऐसी कितनी ही घटनाएं रोज हमारे देश में घटती हैं, और कई हजारों जाने हम साल भर में इन गड्ढों की वजह से खो देते हैं। मेरी वाइफ के ऊपर से पीछे से आता हुआ एक व्हीकल चला गया, और उस व्हीकल ने उनके दोनों पांव क्रश कर दिए, क्योंकि हम सड़क पे गिरने की जो वजह थी वो गड्ढा था। इसलिए जैसे कैसे हमने बहुत मुश्किलों से 23 ऑपरेशन करवा के उनके पांव बचाए। डॉक्टरों ने बहुत मेहनत करी। 450 स्टिचेस थे उनके पैर पे जब ये एक्सीडेंट हुँ। हुआ। और 1 साल तक उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। आज भी 11 साल हो चुके हैं उस घटना को, लेकिन आज भी उनके पैर में स्वेलिंग रहती है, उनको चलने फिरने में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन मतलब फिर भी मैं कहूंगा कि हम उस घटना के दर्द से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। हम अभी भी उस घटना को याद करते हैं, उस दिन को याद करते हैं, तो आत्मा अंदर से सिरह जाती है कि कैसे हम, किस तरह के नर्क से हमने वो जिंदगी गुजारी है, और किस तरह का नर्क दूसरे परिवार देखते हैं उन्हीं गड्ढों की वजह से। और जो लापरवाह अधिकारी हैं, दुख की बात यह है कि उनके खिलाफ कोई कानून नहीं है आज भी, ना उस टाइम था। और मैं 11 साल से अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। जब मैंने ये हालात देखे तो मुझे सबसे पहले दिमाग में यह है कि इसकी वजह क्या थी, क्यों मेरा हंसता खेलता हुआ बच्चा मेरे से छीन लिया गया। तो उसकी वजह मुझे एक ही बात समझ में आई कि जो सिस्टम है, जो ये अधिकारी हैं, जो ये ठेकेदार हैं, इन लोगों को कोई डर नहीं है कानून का, इनके खिलाफ कोई कानून नहीं है। उसकी वजह से ये लोग ऐसा घटिया काम करते हैं, तब भी ये आराम से छूट जाते हैं, और आराम से ये अपने नए ठेके लेके और उसमें जो है अगला काम पकड़ लेते हैं। लेकिन इनको कोई परवाह नहीं होती कि हमने जो पिछला काम लिया हुआ है उसको हम ठीक क्वालिटी से खत्म करें। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम देखते हैं कि किसी और मंत्री के घर के सामने की रोड बनती है, या अधिकारी के राइट। घर के सामने रोड बनती है, तो वो अच्छी बनती है। अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री कार्यालय के आसपास जो रोड बनी हुई है वो बहुत अच्छी बनी हुई होंगी, लेकिन मेरे घर के आसपास या फिर बाकी के जो सड़कें होती हैं वही टूटती हैं। तो क्यों टूटती हैं? आप एयरपोर्ट पे रनवे का एग्जांपल ले लीजिए, वहां पर कभी कोई सड़क पर गड्ढा नहीं होता। इसका मतलब हमारे पास सारी वो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए मशीनरी अवेलेबल है, साइंस अवेलेबल है उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हम लोग उसको करते नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ठेकेदारों के खिलाफ, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई कानून नहीं है। अगर ये राइट। कानून होगा तो उनके मन में एक डर होगा। मेरे साथ जब ये हादसा हुआ तो मुझे सबसे पहले ये लगा कि एटलीस्ट जो भी कानून आज हमारे देश में है, जिस भी धाराओं में, जिस भी कानून के तहत, मैं इन अधिकारियों को सजा दिला के रहूंगा। और तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ, 11 साल से मैं कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ। कई हजारों बार मेरे ये चक्कर पुलिस थानों से लेके, पॉलिटिशियन से मिलने से लेके, कोर्ट के चक्कर लगाने से लेके, और कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है, कोई ऐसी डिपार्टमेंट नहीं है जहां मैंने लेटर ना लिखा हो, जहां मैंने उनसे ये गुजारिश ना करी हो कि आप देखिए मेरे साथ जो हादसा हादसा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार ठेकेदारों, अधिकारियों को सजा दिलाइए। प्लस मेरे जैसे जो अभागे लोग इस देश में हैं, जिनके साथ ये घटनाएं घट जाती हैं, क्योंकि सिस्टम की खामियां हैं इसके अंदर, कोई ना कोई जिम्मेदार रहता है, और उनके खिलाफ कोई कानून भी नहीं है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो भी कंसर्न्ड पॉलिटिशियंस होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, लेकिन मेरा उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप सड़क के गड्ढे, क्योंकि सड़क के गड्ढे ऐसी प्रॉब्लम है जो
पूरे देश की समस्या है। ये बिल्कुल। सिर्फ मेरी अकेले की या आपकी या किसी एक इंसान की समस्या नहीं है, किसी एक एरिया की समस्या नहीं है। हम देखते हैं नए बने हुए हाईवे जो है वो टूट जाते हैं, नए बने हुए पुल जो है वो गिर जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन कभी किसी ठेकेदार को सजा नहीं हुई। अगर इनको अभी। सजा होने लगेगी तो एक डर जाएगा, एक मैसेज जाएगा पूरे ठेकेदारों में और पूरे अधिकारियों में कि हमें इस तरह की घटनाओं के लिए सजा भी मिल सकती है। और उम्मीद है कि उस डर की वजह से ही सही, लेकिन हमारे देश में ऐसा कानून के डर से कम सड़कें अच्छी बनना चालू होंगी, और अल्टीमेटली जो पर्पस है वो ये है कि किसी भी मासूम की जान सड़क के गड्ढों की वजह से, इस छोटे से रीजन की वजह से ना जाए। और 3 साल का बच्चा अगर मैंने अपने अपने सामने हंसता खेलता बच्चा खो दिया, तो मैं जानता हूँ कि मेरी आत्मा कितनी उसके लिए रोती है, कितना मैं उसके लिए परेशान रहता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने दर्द सहा, भगवान ऐसा दर्द किसी भी परिवार को ना दे। और देखिए मनोज जी, जैसे आप बता रहे थे अपने बारे में, आप एक खुद भी आईटी प्रोफेशनल हैं। आप टैक्स भी देते होंगे, आपने जब पढ़ाई की इस देश में, नौकरी की, आपने टैक्स दिए, कुछ भी हम खरीदते हैं, छोटी से छोटी चीज़ खरीदते हैं, उसमें टैक्स एडेड होता है। तो एज़ अ सिटिज़न हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमने मेहनत की, पढ़ाई-लिखाई की, हम काम कर रहे हैं, हम टैक्स टाइम पे भर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं उसमें हम टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं, तो इतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम जब हम घर से बाहर निकले तो हम सही सलामत घर वापस आ जाएं। आप तो आप अपना लीगल जर्नी बताइए कि आपको कैसे पता चला कि इस रोड का कॉन्ट्रैक्टर कौन है और कौन मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और जब आपको पता चला तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया या अभी तक क्या चल रहा है, वो आप उसका प्रोसेस बताइए। जी, तो पहला दिन जब ये एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि मेरा सब कुछ लुट चुका है, मेरा 3 साल का बच्चा मुझे छोड़ के जा चुका है, मेरे सामने मेरी वाइफ के पैर कुचले जा चुके हैं, और उनके पैर बचाना, उनकी ज़िंदगी बचाना मेरी पूरी ज़िंदगी का मकसद है। और मेरे लिए अगर आप मुझसे कुछ और पूछेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरा सब कुछ लुट चुका है। तो मेरे लिए ना पैसा इंपॉर्टेंट है, ना उनको सजा दिलाना इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं। पुलिस ने उसी टाइम पे अनफॉर्चुनेटली मेरे से साइन करवाए और ये लिखवाया अपने बयानों में, उन्होंने ये लिख के दिया मुझे, मैंने पढ़ा भी नहीं उस चीज़ को, क्योंकि आपकी दिमागी हालत वैसी नहीं होती। तो हमारे यहाँ पे ये जो सिस्टम है कि तुरंत फाइल पे मुझे क्लोज करने का प्रोसेस चालू करवाना है, पुलिस ने उस पर ये लिखा कि मुझे कोई कार्रवाई नहीं करवानी है उसकी। अब मैं उस हालात अच्छा। में उसी दिन कैसे बताऊंगा कि मुझे क्या कार्रवाई करवानी है? अगर मेरा बच्चा मेरे सामने जा चुका है मुझे छोड़ के, तो मेरे लिए प्रायोरिटी क्या बिल्कुल। रहेगी? तो पुलिस ने उस दिन उस हालात का पूरा फायदा उठाया। उसके बाद मेरी वाइफ को, क्योंकि इतना ज़्यादा डैमेज हुआ था, तो उनको कई दिनों तक नॉर्मल डाइट पे जैसे हॉस्पिटल में रहते हैं तो नहीं रखा गया। उनके बयान थोड़े दिन के बाद दिए गए। पुलिस ने चालाकी से जो है सिर्फ मुझे ये कहा, अच्छा उनको हमने नहीं बताया कि बच्चा चला गया है, क्योंकि अगर हम उनको बता देंगे तो वो अपना ट्रीटमेंट नहीं लेती, कुछ खाना नहीं खाती, कोई दवाइयाँ नहीं लेती, तो उनकी लाइफ रिस्क में पड़ सकती थी। तो हमने हम्म। उनकी जान बचाने के लिए, हमें जो डॉक्टर ने सलाह दी कि हम उनको बच्चे के बारे में ना बताएं, हमने वही करा। और हम उनको ये बताते रहे कि बच्चा किसी और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो भी इंजर्ड हुआ था, काफ़ी चोटें उसको भी लगी है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ताकि मेरी वाइफ अपना ट्रीटमेंट लेती रहे। ये हमारा इंटेंशन था। पुलिस ने उसी दौरान उनके बयान लेने के लिए हमें फोर्स किया, और फोर्सफुली ये लिखवा लिया गया कि इस घटना का जिम्मेदार जो है वो एक अननोन व्हीकल है, जो कि हमारे गिरने के बाद मेरी वाइफ के पैर क्रश करते हुए चला गया था। बच्चे को जो चोट लगी थी वो इवन दो पत्थरों से लगी थी जो रोड पे ही निकले हुए थे, पुलिस ने ये लिख दिया कि अननोन व्हीकल से चोट लगी है। इस पूरे मामले की शिकायत फिर हमने ज्वाइंट कमिश्नर फरीदाबाद से करी, जब हमें दिखा कि पूरी घटना की जो जांच है और जो पड़ताल हो रही है वो बहुत ही गलत डायरेक्शन में हो रही है। मैंने यही मेंशन करते हुए ज्वाइंट कमिश्नर फरीदाबाद से मई 2014 में ही अपील करी। उन्होंने उसकी री इन्वेस्टिगेशन कराई, और एसीपी ट्रैफिक और डीसीपी ट्रैफिक फरीदाबाद की रिपोर्ट ये कहती है कि इस घटना का जिम्मेदार एनएचएआई है। इनको हमने पहले भी कई बार अवगत कराया कि इस रोड पे गड्ढे बने हुए हैं, मतलब मेरी घटना के होने से पहले उनके पास ऐसे लेटर पहुंचे हुए हैं पुलिस के थ्रू ही कि आपके यहाँ अच्छा। यहाँ रोड पे इस तरह के गड्ढे हैं, आप इसको ठीक करवाइए। हम्म। लेकिन कोई कार्रवाई एनएचएआई की तरफ से नहीं की गई। अगर वो कार्रवाई सही से कर लेते, अगर वो उस रोड को पहले से रिपेयर कर लेते, तो मेरे बच्चे की जान नया जाती। लेकिन क्योंकि उन्होंने नहीं करी, तो ये मेरे नॉलेज के हिसाब से आइडियली 304(2) यानी कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का मामला बनता है, जिसमें कि बिल्कुल। घटना की जानकारी उनको थी। अगर वो चाहते तो ये जान बच सकती थी, और मेरे जैसे जाने कितने और लोगों की जान, या उनके अगर हाथ पांव टूटे हों, कुछ उनको बचाया जा सकता था, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने यही फिर फाइनली, हमें बहुत मशक्कत के बाद ये रिपोर्ट हाथ लगी, क्योंकि पुलिस ये रिपोर्ट देने को तैयार ही नहीं थी, हमें बहुत आरटीआई लगानी पड़ी। और हमने सेकंड अपील में जाके इस आरटीआई के थ्रू इस इन्वेस्टिगेशन के की रिपोर्ट को हमने पाया। इस रिपोर्ट को हमने बेस बनाकर जब हमने ये देखा, पुलिस ये तो मानती है कि घटना की जिम्मेदार एनएचआई है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई फिर भी नहीं कर रही थी, मतलब वो अपने पास रिपोर्ट बना के बैठे थे, कुछ कार्रवाई नहीं करी।
तो अच्छा। जैसा मुझे उस टाइम पे समझ में आया, क्योंकि जो एक नॉर्मल इंसान समझता है लीगल बैटल के बारे में, वो एक ऑलमोस्ट जीरो नॉलेज होता है एक आम हम्म। इंसान को। वो अपना टैक्स भरता है, अपना परिवार चलाता है और अपनी जिंदगी आराम से जीता रहता है। लेकिन हमें जो वकीलों ने सलाह दिया, हमने हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रिट डाला। वहां पर हमने अपील करी कि इस घटना से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पैरेलली हमने एनएचए को भी लेटर लिखा, ह्यूमन राइट कमीशन को लेटर लिखा, वुमेन राइट कमीशन को लेटर लिखा, चाइल्ड राइट कमीशन को लेटर लिखा, और प्रधानमंत्री को, नितिन गडकरी को, सबको लेटर लिखा, ताकि जो भी अधिकारी या जो भी हमारे हमारे देश में जो संस्थाएं बनी हुई हैं, वो इसमें मदद के लिए आगे आए और हमें ये गाइडेंस दें, हमारी मदद की जाए कि हमने इतना कुछ सहा, इतना कुछ भुगता है इस सिस्टम की वजह से। तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा मिले, यही मेरी उम्मीद थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं गलत साबित हुआ और मुझे किसी ने कोई मदद नहीं करी। हाँ, कोर्ट ने जरूर इसमें कुछ प्रोसेस करा और पुलिस को पार्टी बनाया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। उनके जजेस ने ये माना कि इस घटना का जिम्मेदार एक रोड पे बना हुआ गड्ढा है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो सड़क के गड्ढे के लिए होनी चाहिए, रेदर देन पुलिस जो है वो अननोन व्हीकल ही ट्रेस कर रही थी। और एक बेवजह जो है, एक बेवकूफ बनाने के लिए या कह सकते हो, हाँ। या सिर्फ केस को बंद करने के लिए, गलत डायरेक्शन में चलाने के लिए ये सब कार्रवाई हो रही थी। कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से आज दो बड़ी कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज के खिलाफ केस चल रहा है, उनके अधिकारियों के खिलाफ केस चल रहा है ट्रायल कोर्ट में फरीदाबाद में। ये मामला लंबित है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ क्या मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ प्रोग्रेस से, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 11 साल हो चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का जस्टिस सिस्टम जो है वो बहुत स्लो है। पहली बात तो विक्टिम्स आगे ही नहीं आते हैं। जब मैंने केस लड़ना चालू किया तो मेरे जैसे कई लोगों को मैंने देखा जिनके साथ ये हादसे होते हैं। देश में हजारों जानें सिर्फ गड्ढों की वजह से हर साल जा रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे दूसरा केस नहीं मिलता कोर्ट में जहां पर कोई क्रिमिनल धाराओं में केस चल रहा हो किसी ठेकेदार के खिलाफ या अधिकारी के खिलाफ। मुश्किल से कुछ गिने चुने लोग जो है अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सिस्टम पे भरोसा हम्म। करते हैं। और ये देख के बहुत दुख होता है कि उनको भी हमारे कोर्ट से उतना सहयोग नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले मुद्दा उठाया टैक्स का, जो भी हम्म। सिस्टम हमारे देश में चल पाते हैं वो टैक्स के दिए हुए पैसे से ही चलते हैं अल्टीमेटली। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, मेरी माननीय कोर्ट से गुजारिश है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट्स हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, चाहे वो कोर्ट्स हो, आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनती ये है कि हम आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। आप हैं जिसकी वजह से हम इस सिस्टम पे टिके हुए हैं। हम मानते हैं कि आज नहीं तो कल हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन जब न्याय में देरी होती है तो वो हिम्मत भी टूटती है, वो विश्वास भी टूटता है, और कहीं ना कहीं ये हमारे बीच में जो डोर है एक विश्वास की, वो बहुत बहुत ज्यादा हिलती है। तो उसको प्लीज मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारी हिम्मत बनिए और हमारा भरोसा आपके अंदर बना रहने दीजिए, ताकि पहली बात तो ये हादसे हो ही ना, ऐसे इंतजाम करने चाहिए। और अगर किसी के साथ ये हादसे हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उनको सजा मिलनी चाहिए जिनकी वजह से ये हादसे हुए हैं, और विक्टिम्स को पूरा सहयोग मिलना चाहिए आपकी तरफ से, ताकि ताकि आपके पास लोग जो है एक उम्मीद लेके आते हैं, उनकी उम्मीद बरकरार रहे और आप पे विश्वास बना रहे। बिल्कुल। जैसे मनोज जी, जैसे आपने बताया कि आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल लेके गए, फिर पुलिस ने उस टाइम पे आपको बस साइन करा लिया, आपको बताया नहीं। इस पूरे प्रोसेस में आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या मतलब कोई भी आपको हेल्प मिली, कोई मिनिस्टर से या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, कोई ऐसा तरीका है कि हम उनसे कोई हेल्प ले पाए इस पूरे प्रोसेस में? क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबल तो वही लोग हैं। तो अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाता है जो उनके फेलियर की वजह से है, तो कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है, कोई ऐसी अथॉरिटी है जहां हम रीच आउट कर सकते हैं और उनसे हेल्प की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर हमें वो सब कुछ खुद ही करना है? अ, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इसी उम्मीद के साथ में लेटर लिखा था ह्यूमन राइट कमीशन, चाइल्ड राइट कमीशन और वुमेन राइट कमीशन को, क्योंकि इसमें ह्यूमन एंगल भी था, बच्चे की जान भी गई थी, और बिल्कुल। एक वुमेन ने अपने खुद के इतना बड़ा इंजरी झेला और उसका बच्चा जो है उसके सामने चला गया। तो यही सोच कर मैंने उनके दरवाजे खटखटाए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये लेटरबाजी तो बहुत ज्यादा होती है। मतलब आप किसी से लेटर लिखवाना है, किसी को जो है बताना है कि ये हादसा हुआ है, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कई बार मुझे बताया गया कि आप यहाँ गलत, उस पे आगे हमारा केस ही नहीं बनता है, आपको कोर्ट जाना चाहिए। उम्मीद ये थी कि ये सारे जो संस्थाएं हैं वो हमारे लिए बनी हैं तो हमारा साथ देंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक मामला बहुत हाईलाइट नहीं होता है मीडिया में, तो ये संस्थान भी हिलते नहीं हैं। इन्होंने कुछ कार्रवाई करी दिखाने के लिए, लेटरबाजी हुई, लेकिन अगर मैं कहूँ क्या उसका फ्रूटफुलनेस था, तो वो जीरो था।
और आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा क्या है कोई अधिकारी मुझसे आके मिला, तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है ना तो कोई ठेकेदार की कंपनी से ना ही कोई एनएचआई की कंपनी से मिलने आया आज तक। 11 साल होने के बावजूद भी उनका सिर्फ यही रहता था कि हम केस को कैसे बंद कर सकते हैं। अगर वो मिलने भी आए थे हाँ। तो उनका जो रीजन होता था वो मेरे साथ सिंपथी नहीं होता था, वो रीजन होता था कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, इस केस को कुछ बंद कराने का तरीका निकाल सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो संस्थाएं हैं, इनफैक्ट मैंने प्रधानमंत्री तक को लेटर लिखा, नितिन गडकरी जी को लेटर लिखा, उनसे पर्सनली मिला, लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगा कि वो मेरे साथ खड़े हैं। ये मुझे बहुत दुख होता है देखकर कि इतना बड़ा दर्द सहने के बावजूद भी मेरे साथ मेरे कंधे, मतलब मुझे किसी का कंधा नहीं मिला, मुझे किसी पे का सहारा नहीं मिला, और मुझे अल्टीमेटली खुद का सहारा खुद बनना पड़ा। और आप जैसे लोग कह लो, कुछ अच्छे मीडिया संस्थान कह लो, कुछ अच्छे लोग कह लो जो वकील थे, और कुछ एनजीओ कह लो जिन्होंने मेरा थोड़ा बहुत साथ दिया, मुझे बताते रहे कि मुझे क्या करना है, और शायद भगवान इस पूरी लड़ाई में मेरे साथ था, तभी आज मैं आपके सामने बैठ के ये बात कर पा रहा हूँ। अदरवाइज इस देश के संस्थानों ने मेरा साथ नहीं दिया। देखिए, क्योंकि क्या होता है, जब जब भी हम इनके न्यूज़पेपर में फोटोज देखते हैं या जो भी अनाउंसमेंट देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये कितना काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए। तो ऑब्वियसली ये हम ऐसे एक एजम्पशन में रहते हैं कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है इनमें से कोई तो हमारी मदद करेगा ही करेगा। पर इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा कि जब हम इतने सालों तक इनको टैक्स देते हैं, हर चीज में 5 रुपए की चीज खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, तो कल को अगर कोई इशू होता है तो क्या ये हमारी हेल्प करते हैं कि नहीं? कोई हेल्थ केयर में हेल्प नहीं, कोई आपको ब्यूरोक्रेसी किसी भी डिपार्टमेंट से आपको कोई हेल्प नहीं मिली, कोई एमएलए, कोई एमपी जो ये वोट मांगने आते हैं इनमें से कोई आपको नजर नहीं आया, किसी ने आपकी मदद नहीं की उस टाइम पे? नहीं, उसको मैं कहूँगा कि मुझे ज़ीरो मदद मिली। अगर मदद को मैं कहूँ तो सिर्फ़ एक भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ था कि इस हालात की, क्योंकि जो पैर की हालत कर दिख रही थी मेरी वाइफ़ की, लग रहा था कि पैर काटने पड़ेंगे। ये तक हालत थी डे 1 पे, डॉक्टरों का ये कहना था, क्योंकि इन्फेक्शन अगर स्प्रेड हुआ तो हमें पैर काटने पड़ेंगे उनकी जान बचाने के लिए। दैट वाज़ द सिचुएशन। मुझे मेरे बच्चे की मौत का की बात छुपानी पड़ी मेरी वाइफ़ से, मुझे बहुत भारी मन से ये बात उनसे छुपानी पड़ी। लेकिन उस टाइम पे पुलिस ने मेरे जो सेंटिमेंट्स का फायदा उठाया, उल्टा किया गया मेरे साथ मुझे सपोर्ट नहीं किया गया, मेरे हालातों का फायदा उठाया गया। बिल्कुल मनोज जी, 11 साल आपको हो गए लड़ते लड़ते, और जो रिस्पॉन्सिबल है वो आराम से अपना जिंदगी में काट रहे हैं, उनको पता ही मतलब कोई उनको जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं है, पनिशमेंट तो छोड़िए, उनको ये भी नहीं लगता होगा कि उनकी गलती है। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने जो गड्ढे हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे मैं बोल रही थी कि अगर आप रास्ते पे चल रहे हो तो गड्ढे देखते हैं लोग, क्या करते हैं, साइड से निकल जाएंगे, राइट से निकल जाएंगे, लेफ्ट से निकल जाएंगे, रुक जाएंगे, थोड़ा रास्ता बदल लेंगे। पर लोग रुक के वहां पे 10 सेकंड ये नहीं सोचते कि इस गड्ढे पे मान लो रात में 2 बजे, 1 बजे कोई आया, बाइक वाला, कार वाला, कोई भी, वो कितने उसका कितना बड़ा यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। और हमें किसी भी रोड पे हम चल रहे हो, कितनी टूटी हुई रोड हो, वहां पे हमें कोई उस रोड की डिटेल भी नहीं दिखती, हमें कभी नहीं पता चलेगा कि ये रोड बनाई किसने, नाम क्या है कॉन्ट्रैक्टर का, ये जो गड्ढे हैं ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई भी इनॉग्रेशन होता है इतना बड़ा, ये लोग तामझाम लेके आते हैं, 50 गाड़ियां लेके आते हैं, हर मीडिया वाला वहां पहुंचा होता है, पूरा कवरेज हो रहा होता है, लेकिन जब वहाँ गड्ढे हैं तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि किसकी वजह से यहाँ पे गड्ढे हैं। तो जैसे मैंने एक डाला भी था ट्वीट, मैंने बहुत पहले डाला था कि एक 5 रुपए का जब हम बिस्किट खरीदते हैं उसमें हमारी सारी डिटेल्स होती हैं, किसने बनाया, कब इसका एक्सपायरी डेट है, कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन सेलर है, सारी डिटेल्स होती हैं। और ये हजारों करोड़ की जो ये रोड बनाते हैं उसमें आप कहीं एक छोटा सा बोर्ड भी नहीं लगाते कि ये बनाया किसने, कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, इंजीनियर कौन है, मेंटेनेंस कौन करेगा इसकी, उनके नंबर क्या है, ताकि अगर वो टूटती है तो हमें पता चले ना कि ये काम नहीं करते अच्छे से, तो इनको आप रोड मत दो। ऐसा मतलब एज अ टैक्स पेइंग सिटीजन इतना तो हमारा हक है कि हमें पता रहे हम क्यों यहाँ पे फॉर्म भरते फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पता करने के लिए, ये आप चीजें ओपनली क्यों नहीं रखते हो? तो आपको क्या लगता है कि पॉट होल से रिलेटेड जैसे क्या मेजर चेंजेस जो हैं वो होने चाहिए, किस टाइप के मतलब लॉज आने चाहिए? और आप जैसे मिल भी रहे हैं पॉलिटिशियन से, तो आपकी क्या डिमांड रहती है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अल्टीमेटली सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए हमें यही राइट। चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि रोड किसने बनाई है इसकी जानकारी होना, वो ठेकेदार कौन है प्लस गवर्नमेंट एजेंसी कौन है जो उनको सुपरवाइज कर रही है। कई बार ऐसा कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाता है कि गवर्नमेंट एजेंसी जो है उससे बाहर हो जाती है।
कि हम सिर्फ ठेका दे रहे हैं, हम इसको सुपरवाइज भी नहीं करेंगे, और काइंड ऑफ जो है ठेकेदारी इस पे काम करेगा। लेकिन अगर हमारे देश में आज हम 30 मिनट्स के अंदर कोई फूड ऑर्डर करते हैं, कोई कैब बुक करते हैं, तो हमें 15-20 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर वो चीज जो है मिल जाती है, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं और हमारे पास वो चीज एग्जिस्ट करती हैं। अब हम इतना एडवांस ऑब्वियसली बहुत टाइम से हो चुके हैं कि हम किसी ठेकेदार का डेटाबेस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है आज के डेट में। अगर हम सजेस्ट ये कर रहे हैं कि हमारे मोबाइल में एक एप्लीकेशन हो और उससे हम फोटो खींचें उस गड्ढे का, उस जगह पे खड़े होकर जहाँ पे हमें ये गड्ढा दिखता है, या टूटी हुई रोड दिखती है, या कहीं ब्रिज में कोई हमें गैप दिखता है, कुछ भी हो सकता है जो सिविक नेग्लिजेंस का पार्ट होता है। बेसिकली हम एक बड़े प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहे हैं। जहां पे भी हम खराब सड़क देखें उसका फोटो खींचें, और उस ऐप के थ्रू उस एक सेंट्रलाइज कॉल सेंटर के पास वो डेटा पहुंच जाए हमारे सेंड करने के बाद। और जैसे आज हमें खाना मिल जाता है बुक करने के बाद, वैसे ही उस कंसर्न अधिकारी के पास वो टिकट पहुंच जाए उस कॉल सेंटर के थ्रू कि आपके रोड की हमें शिकायत मिली है, और उसको कुछ लेट से 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच का टाइम दिया जाए कि आप इस रोड को रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि आप उसी शहर में होंगे, आपका ठेका अगर आपने लिया है तो कोई ना कोई आपकी एजेंसी वहाँ पे काम कर रही होगी, और अगर कोई रोड खराब हुआ है तो पहले तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, उन ठेकेदारों की जिम्मेदारी है जिनका वो रोड है। लेकिन आपको जानकारी पहुंचाई जा रही है, मतलब आपको ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन प्रोएक्टिवली मिल गई है, तो उनको 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर मैक्सिमम वो गड्ढा रिपेयर कर देना चाहिए, वो जगह रिपेयर कर देनी चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि पहले सिक्वेंशली, पहले चालान के और बाद में फिर सजा के प्रावधान हो। जैसे हम हेलमेट ना पहनने पर भी हमारे खिलाफ जो है चालान बना दिए बिल्कुल। जाते हैं, क्योंकि हम अपनी ही जान ना लें। मतलब मैं हेलमेट ना पहन के किसी और की जान तो नहीं ले सकता, ना पहनने हुँ, से या सीट बेल्ट ना लगाने से। लेकिन गड़क गड्ढा होने से जो है वो हजारों जानें ले सकता है। तो हुँ, उनके खिलाफ प्रावधान पहले बनने चाहिए, और ज्यादा सख्त बनने चाहिए, ताकि उनके मन में एक डर हो। तो हम यही कह रहे हैं कि आप पहले हमें कंप्लेन करने का अधिकार दीजिए, चाहे वो फोटो खींच के हो, चाहे वो मोबाइल फोन करने से हो, चाहे वो ईमेल करने से हो, आपको सारे रास्ते खोलने चाहिए आम जनता के लिए। और वो जब कंप्लेन आपके पास पहुंच जाती है सेंट्रलाइज कॉल सेंटर के पास, वो कंसर्न गवर्नमेंट एजेंसीज को और ठेकेदारों के पास पहुंचे, और उनको कुछ समय दिया जाए, 2 से 3 दिन का। अगर वो रिपेयर नहीं करते हैं तो उनपे 1-1 लाख की पेनल्टी, 5-5 लाख की पेनल्टी, 25 लाख की पेनल्टी, सिक्वेंशली जो रिपीटेड ऑफेंडर है उसके पास ज्यादा पेनल्टी, और जो नहीं मानता है 2-3 बार कंप्लेन करने के बावजूद, तो कम से कम 1 दिन की सजा उस गड्ढे के लिए ही उस अधिकारी को मिलनी चाहिए, बिना किसी के मरे। किसी इंसान के मरने की हमें इंतजार नहीं करनी चाहिए, हमें जो है उनको पहले से ही सजा देनी होगी। और अगर कोई बिना कंप्लेन करे भी अगर कोई हादसा हो जाता है, तो इस तरह की घटनाओं को 304(2), जिसको पहले हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहते हैं, किसी को आपने अननोइंगली मार दिया, आपकी मतलब ठेकेदार की गलती की वजह से कोई मर गया, तो ठेकेदार और गवर्नमेंट एजेंसी के अधिकारी दोनों उस सेम धाराओं में उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये डर होगा उनके मन में कि मुझे सजा हो सकती है, तभी वो गड्ढे रिपेयर होंगे, तभी वो सड़कें ठीक बनेंगी। और क्वालिटी कंट्रोल डे 1 से करा जाएगा, रदर देन एक बारिश में रोड ऐसे बह जाती है जैसे वो रोड आटे की बनी हो, तो वो हुँ, चीजें होना बंद होंगी। बिल्कुल आपने सही पॉइंट बोला कि आप हेलमेट नहीं पहनते उसका फ़ाइन है, सीट बेल्ट का फ़ाइन है। अगर आपने स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी उसका फ़ाइन है। लेकिन गड्ढे, रोड टूटी हुई है, इसका कोई फ़ाइन नहीं है, कोई इसका अकाउंटेबल नहीं है। तो पब्लिक ही हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल है, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी भी चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं है। एक मेरा क्वेश्चन ये भी था कि जैसे आप इसमें लीगल केस लड़ रहे हैं, 11 साल आपको ऑलरेडी हो गए हैं। तो जो ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज़ थी, ये इतनी बड़े-बड़े कंपनीज़ होती हैं, इनके पास इतना पैसा होता है, तो इन्होंने तो बहुत महँगे लॉयर्स हायर किए होंगे, जिनकी जो एक-एक मतलब पर डे के हिसाब से ये लोग लाखों में चार्जेज़ करते हैं। तो एज़ अ कॉमन मैन आपको मतलब आपको क्या लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होना चाहिए? कि जो वो इतना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप उतना एक्सपेंसेस नहीं आप बेयर कर सकते। आप जॉब करते हो, आप उसमें से टाइम भी निकाल रहे हो और आप फ़रीदाबाद में रहते हो, फ़रीदाबाद से आप चंडीगढ़ जाते हो क्योंकि वो उधर ही हाई कोर्ट में आपका चल रहा है, तो आपका टाइम भी इतना स्पेंड हो रहा है और 11 साल भी हो गए हैं। गवर्नमेंट से मदद तो छोड़िए, यहाँ पे एक इम्पार्शियल तरीके से यहाँ पे चल रहा है कि मनोज जी इतना सब सफ़र करने के बाद भी और आप अभी भी कर ही रहे हैं। तब भी आप मुझे बता रहे थे कि आप गड्ढे भरते हैं जाके कभी-कभी आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आप खुद सामान लेके जाते हैं, आप गड्ढे भरते हैं। तो कैसे आपको इतना मतलब मोटिवेशन रहता है? क्योंकि अभी भी ऐसा तो कुछ नहीं कोई चेंजेज़ हुए हैं, गड्ढे अभी भी हर जगह है, गड्ढों में थोड़ी बहुत रोड बनी रहती है।
तो आपको क्या मोटिवेशन रहता है कि आप गड्ढे भरते हैं और कितने लोग आपसे जुड़ते हैं? आपको एज़ सोसाइटी से कितना रिस्पॉन्स मिलता है? पॉज़िटिव मिलता है? कितने लोग जुड़ते हैं? क्या उनके लिए सीरियस मुद्दा है गड्ढों का? देखिए, मोटिवेशन तो सिर्फ एक ही है कि मुझे अपना बच्चा दिखता है, और मुझे लगता है कि उसको इंसाफ दिलाने के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ। और ये गड्ढे भरने का रीज़न सिर्फ मेरा, क्योंकि मैं तो हर चीज़ नहीं कर सकता, मेरे बस में भी नहीं है कि मैं पूरे देश के गड्ढे भर दूं। लेकिन मैं सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश करता हूँ अधिकारियों को और ठेकेदारों को, कि देखिए, आपकी जिम्मेदारी थी, आपके पास मनी है, आपके पास मशीन है, आपके पास मैन पावर है, लेकिन एक इंसान जिसके पास कुछ नहीं है इन तीनों में से, वो सिर्फ अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से जो है वो गड्ढे भर सकता है। मैं अच्छी क्वालिटी का मटेरियल परचेज करता हूँ मार्केट से, जो कि बेस्ट क्वालिटी हो सकती है उस पर्टिकुलर गड्ढे को भरने के लिए। उसके बाद जो है उस गड्ढे को खुद से जाके भरता हूँ, और बहुत सिंपल टूल यूज होते हैं इसके लिए। अगर कोई छोटा गड्ढा है तो उसको आसानी से हम भर सकते हैं, बड़ी सड़कों को हम रिपेयर नहीं कर सकते मैनुअली, लेकिन अगर गड्ढे हैं तो हम उसको भर सकते हैं। और वो मटेरियल कोल्ड मिक्स कहलाता है, फॉर एग्जाम्पल। उसके अंदर डांबर का और जो गिट्टी हम कहते हैं हिंदी में, इसका मिक्सचर पहले से अवेलेबल रहता है। वो बैग हम डालेंगे, सफाई करेंगे, और उसको दबाने भर से वो गड्ढे भर जाएंगे। और हम अच्छी तरह से भरते हैं, मतलब उसको भी हम बहुत क्वालिटी से भरने की कोशिश करते हैं। बाकी बात रही साथ देने की, तो बहुत कम लोग इसमें जुड़ पाते हैं, और अवेयरनेस बहुत कम है। और अकाउंटेबिलिटी जो हम अपनी खुद की तय करते हैं कि मेरी भी समाज के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी हुँ, है, वो मुझे बहुत कम फील होती है। कि लोगों के अंदर शायद ये है कि हमें क्यों बढ़ना है, हमारा इसमें क्यों हुँ। टाइम वेस्ट करें या पैसा वेस्ट करें, या ये तो सरकार का काम है। तो कुछ जगह वो सही है, लेकिन कुछ हमारी जिम्मेदारी भी बनती है हमारे देश के प्रति, तो हमें वो करना चाहिए। और तीसरा आपने आई थिंक पूछा है कि क्या इसमें एक्सपेंस वगैरह या जो भी, तो वो हम कोशिश करते हैं कि मैं खुद ही बियर करूं, तो उसके लिए कोई सहायता, ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती। जितना मेरे से बन पाता है मैं वो खुद करता हूँ। कुछ लोग आगे आते हैं तो वो डेफिनेटली उनसे भी सहयोग लिया जाता है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं रहती कि हमें किसी से सहयोग चाहिए, ना मैन पावर का और ना ही फाइनेंशियली। जो मेरे से बन सकता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। मनोज जी, मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगी। आपने लेटर्स लिखे हैं बहुत सारे एमपीज को भी, जो पार्लियामेंट में आवाज उठा सके आपके इस इशू को लेके। तो अभी तक तो वो आवाज उठी नहीं है, तो आप उनसे, नेक्स्ट सेशन भी होगा, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप उनको क्या लिख रहे हैं? वो किस बारे में बात करें? ऐसा, जैसे लॉ की हमने बात की, किस टाइप का लॉ होना चाहिए। तो एक लास्ट मैसेज जो है, आप ये जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा पहले मैंने कहा था कि किसी भी पार्टी से आप हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिम्मेदारी आपके लोगों के प्रति होनी चाहिए, और किसी भी सड़क पर, किसी भी गड्ढे से, किसी भी खराब व्यवस्था से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। तो उसको हम सिविक नेग्लिजेंस की भाषा में चाहेंगे, अकाउंटेबिलिटी का एक लॉ तय हो। उसमें हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मेरे ऊपर हेलमेट ना पहनने और सीट बेल्ट ना पहनने के लिए चालान के प्रावधान हैं, उसी तरीके से सड़क के गड्ढों के लिए और खराब सड़कों की क्वालिटी के लिए भी प्रावधान हो। और जो अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार हैं उनके प्रति सजा के प्रावधान बनाए जाएं हर सड़क के लिए। और सिर्फ ये, मैं नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट हाईवे की बात नहीं कर रहा, अगर मेरे सेक्टर में, मेरी गली में भी वो रोड है, उसके लिए भी सेम अकाउंटेबिलिटी के लॉ तय होने चाहिए। प्रावधान क्या होंगे, मापदंड क्या होंगे अलग अलग सड़कों के लिए, वो आप तय करिए, लेकिन एक बॉटम लाइन ये होनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी हो। जिस तरह से हेलमेट हम्म। में कहीं पे भी पहनूं, उसी तरह से सड़क कोई भी खराब ना हो, ये हम्म। लॉ बनेगा। और अगर सजा का डर होगा ठेकेदारों को, तो सड़कें अच्छी बनेंगी। बाकी रही बात, मैं समय समय पर जिससे मेरी मुलाकात मैं कर पाता हूँ, मिल पाता हूँ, अलग अलग पार्टियों के उन सांसदों से मैं मिला भी हूँ। कुछ लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सहयोग देने के लिए सांत्वना दी है, मेरा साथ देने के लिए वो आगे आए हैं। उम्मीद है कि अगले सेशन में जब उनको टाइम मिलेगा तो वो लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैंने 17 स्टेट्स के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है, 28 स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को मैं लेटर लिख चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख चुका हूँ, नितिन गडकरी जी को लेटर लिख चुका हूँ। जैसा मैंने पहले कहा, सारे डिपार्टमेंट्स, ह्यूमन राइट कमीशन, चाइल्ड राइट कमीशन, वुमेन राइट कमीशन को लेटर लिख चुका हूँ। तो उम्मीद तो मेरी सबसे है कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं हमारे प्रति, वो निभाइए। और आपको अल्टीमेटली करना यह है कि हमारी जान बचाने का प्रावधान बनाना है। किसी बिल्कुल। बेगुनाह को नहीं हम चाहते सजा मिले, लेकिन जो गुनहगार अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ सजा के प्रावधान होने चाहिए। ऐसा करने से ही हम मासूम जानों को बचा सकते हैं। बिल्कुल। मनोज जी, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी ये इशू को रेज करने की, आपकी बात सब तक पहुंचाने की। और आपने इतने लेटर्स लिखे, आपने सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को लिखे हैं, सारे डिपार्टमेंट, जितने पॉसिबल डिपार्टमेंट्स हैं उनको आप रीच आउट ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो मैं मेरे तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हम इसके अगेंस्ट
कैंपेन चलाएं, अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को भी पता चले कि ये एक इशू है और एक मेजर इशू है हमारे कंट्री में, तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो मैं आपको अपने एंड से बोलती हूँ कि मैं आपको पूरा इसमें सपोर्ट करूंगी। हाँ, सबसे पहले मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस सेंसिटिविटी के साथ आपने इस मुद्दे को लिया है, मैं दिल से धन्यवाद कहूँगा आपका। और बहुत ही ओके। आप लोगों की वजह से ही, जैसे मैंने पहले कहा, भगवान किसी न किसी रूप में आप लोगों को भेजता है, और मेरी हिम्मत जो है वो बंधी रहती है। मेरे बस की अकेले ये लड़ाई लड़ना कभी नहीं था और ना आगे रहेगा। मैं बहुत छोटा सा एक इंसान हूँ, एक जैसे आम आदमी इस देश में है, बाकी हूँ आम आदमी जैसा ही हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप किसी गड्ढे को देखें, आप किसी सड़क से गुजर रहे हो, या आप किसी और समस्या को देखें, गड्ढा एक समस्या हो सकता है, आप कुछ भी समस्या देखते राइट। हैं जो आपको लगता है कि ये समस्या है, उस समस्या को अपने सोशल मीडिया हैंडल से हाईलाइट करिए, अपने कंसर्न एमएलए को, अपने सांसद को टैग करिए, अपने प्रधानमंत्री जी को टैग करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हमने आपको चुना है, चाहे वो आप हमारे वोट से बने हो या किसी और के वोट से, आप हम सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप प्लीज हमारी हेल्प करिए। और ये कंसर्न प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं, इससे किसी का नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। तो उसको रोकने के लिए हम अगर किसी का फोटो खींच के अपलोड करते हैं, तो वो डेफिनेटली हो सकता है किसी की जान बचाने में मदद आ जाए। आप यही सोच बिल्कुल। के, इसी भावना से आप करिए, और हो सकता है किसी और के फोटो भेजने से किसी दिन आपकी जान भी बच जाएगी। अगर हम ये करेंगे तो उम्मीद है हम मिलकर इस देश में, हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे देश में काफी पावर है, काफी हमारे पास क्षमताएं हैं, हम इसको मिलकर अगर यूज करेंगे तो हम सारे जो बदलाव है वो मिलकर ला सकते हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए, ताकि हम सब मिलकर किसी और मासूम को अपने सामने मरता हुआ ना देखें। थैंक यू मनोज जी जुड़ने के लिए। एंड आई होप कि आपको जस्टिस मिले, और आपको जस्टिस जल्दी मिले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने जितना सफ़र किया वो किसी और को सफ़र ना करना पड़े, और आपको जस्टिस जल्दी मिले। धन्यवाद जुड़ने के लिए मनोज जी। थैंक यू।